स्वागत दोस्तों आपका के सामने मोदी चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, इंडिया गठबंधन के जोरदार विरोध के बाद भारतीय जनता पार्टी ने वक्त संशोधन बिल को लेकर लिया है बड़ा फैसला। बताएंगे बीजेपी क्यों डर गई है दोस्तों कानून लाने के लिए, और इसी के साथ में क्या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी ने समर्थन पीछे खींच लिया। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी के लोगों की धड़कनें बढ़ा दी और इसी के साथ में अडानी के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ है दोस्तों। इसी के साथ में महाराष्ट्र के अंदर ईवीएम को लेकर और भी बड़े खुलासे किए गए। इसी के साथ में दोस्तों पत्रकार मोहम्मद जुबैर के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। साथ कहां पर कांग्रेस पार्टी ने 24 में से 19 सीटों पर बीजेपी को जबरदस्त तरीके से शिकस्त दी है। बताएंगे क्या है पूरा आंकड़ा दोस्तों। और मोदी के वित्त मंत्री के पति ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से 74 लाख वोटों के हिसाब किताब की मांग कर डाली है दोस्तों। इसी के साथ में सेकुलर शब्द हटाने को लेकर विधानसभा में हुआ है जोरदार हंगामा। बताएंगे कांग्रेस और कौन सी विपक्ष की पार्टी ने मिलकर बीजेपी को सबक सिखाया। और इसी के साथ में बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे धीरेन्द्र शास्त्री शंकराचार्य ने भाजपा और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की पोल खोली है। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तो दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी जितनी चाहे कोशिश कर ले लेकिन विपक्ष के लोग 240 वाली सरकार को वक्त संशोधन बिल लेकर नहीं आने देंगे, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि मोदी है तो मुमकिन है की जगह क्या ईवीएम है तो मुमकिन है, ये असली नारा होना चाहिए। और क्या यही असली सच्चाई है दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर वक्त संशोधन बिल को लेकर बनाई गई संसद की समिति का कार्यकाल बजट सत्र के आखिरी सप्ताह तक बढ़ा दिया गया है। जेपीसी की बैठक के दौरान कमेटी के सदस्यों की तरफ से जोरदार हंगामा किया गया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नियुक्त किए गए अध्यक्ष जिस तरीके से बर्ताव कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि कानून को भी पास करवा दिया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष के लोग बने हैं दोस्त। इंडिया ब्लॉक की सामूहिक शक्ति का यह नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी को अब बिल को अगले सत्र तक सस्पेंड करना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि वो जब चाहेंगे तब कानून पास करवा देंगे, लेकिन अब उनको समझ में आ गया है कि जून 2024 से पहले की यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, जहां पर 330 सीट के साथ बीजेपी सरकार चला रही थी। अभी बीजेपी के पास मात्र 240 सीटें हैं, जहां पर 2 4 5 विधायक सांसद इधर उधर हो जाए तो मोदी को कुर्सी छोड़कर जाना पड़ेगा दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जितना चाहे अपने समर्थकों के मन में एक भ्रम पैदा करने की कोशिश करे कि बीजेपी मजबूत है। हकीकत यह है कि भाजपा के पास नंबर ही नहीं है और केवल भ्रम के गुब्बारे फुलाए जा रहे हैं जो पूरी तरीके से फूट चुका है। आपकी क्या राय है लिखकर जो बताएगा। बीजेपी जिस चंद्रबाबू नायडू के भरोसे सरकार चला रही है दोस्तों, उसी चंद्रबाबू नायडू ने अपने आंध्र प्रदेश के अंदर अडानी पावर को तगड़ा झटका दिया है। अडानी के डील रद्द करने जा रही है आंध्र प्रदेश की सरकार, यानी भारतीय जनता पार्टी के सबसे चहेते बिजनेसमैन का बिजनेस ठप होने जा रहा है भाजपा के ही शासित राज्य और बीजेपी सहयोगी के मुख्यमंत्री रहते हुए दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी को उसके 240 का नंबर याद दिला दिया है दोस्तों। आंध्र प्रदेश के अंदर इस तरीके का मामला सामने आने के साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी वक्त संशोधन बिल को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहती और इसीलिए वक्त संशोधन बिल पास कराने के लिए अगले सत्र का फैसला लिया गया है कि अगले सत्र में बिल पास करवाएंगे, क्योंकि बीजेपी को पता है कि अगर बिल पास करवाने के लिए सदन के अंदर लेकर आए और अगर कानून नहीं बना तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बहुमत को लेकर सवाल खड़ा हो जाएगा और अविश्वास का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। कुल मिलाकर भाजपा को सरकार बचाना अभी सबसे मुश्किल है, कानून लाना तो भाजपा के लिए दूर की कड़ी है दोस्तों। आप लोगों की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में झारखंड के अंदर विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत के बाद राहुल गांधी समेत इंडिया ब्लॉक के सारे वरिष्ठ नेता आज झारखंड में शक्ति प्रदर्शन करते नजर आएंगे। हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण का आज पूरा कार्यक्रम है और सारे बड़े नेताओं को बुलाया गया है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, एनसीपी के नेता शरद पवार और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और मेघालय के मुख्यमंत्री सीएम कोनार्ड संगमा को बुलाया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। अरविंद केजरीवाल के साथ साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू, दीपांकर भट्टाचार्य और उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहेंगे। अखिलेश यादव को भी बुलाया गया है। झारखंड में बड़ी जीत के बाद इंडिया ब्लॉक सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करने जा रही है दोस्तों। आप लोगों की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में अडानी के मुद्दे पर जेपीसी की मांग पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है। कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने अडानी समूह के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग को लेकर बुधवार को राज्यसभा में जोरदार हंगामा किया और इसके बाद कार्रवाई को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ साथ महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजों पर उठ रहे सवालों के बीच में शिवसेना यूबीटी ने कहा है कि महाराष्ट्र चुनाव में सत्ताधारी महायुति ने बंपर लकी ड्रॉ जीता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल पर संदेह के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। पार्टी के मुखपत्र सामना में साफ तौर पर लिखा गया है कि ईवीएम है तो मुमकिन है, यानी भारतीय जनता पार्टी की जीत के पीछे केवल एक कारण है और वो है ईवीएम। साथ दोस्तों ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ गाजियाबाद पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें 152 भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा लगाई गई है, जिसमें कहा गया है कि मोहम्मद जुबैर के द्वारा भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालने और इस तरीके के कृत्य किए गए हैं। सवाल यह है दोस्तों कि फैक्ट चेक करने वाले व्यक्ति को क्यों इस तरीके के मामले थोपकर गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि मोहम्मद जुबैर की ओर से एक वीडियो शेयर किया गया था जिसमें यति नरसिंहानंद विवादित बयान दे रहा था, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहा था। इसके बाद यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन उल्टा अब यति नरसिंहानंद वाले मामले को लेकर ही मोहम्मद जुबैर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दोस्तों अगर आप भी मानते कि पूरी तरीके से प्रताड़ना करने के प्रयास के तहत उठाया गया कदम है और इसकी पुरजोर तरीके से आलोचना की जानी चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो दावा किया है पुलिस ने, इसकी आलोचना होनी
चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। और ये पहली बार नहीं है दोस्तों, इससे पहले भी ऐसा किया गया था। साथ साथ दक्षिण कन्नड़ा के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त तरीके की जीत हासिल की है। लगातार उपचुनाव में मिली जीत के बाद म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन और अब पंचायत के इलेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका में अपनी स्थिति को और मजबूत किया है। पार्टी ने कर्नाटका के दक्षिण कन्नड़ ग्राम पंचायत के इलेक्शन के अंदर 24 में से 19 सीटें जीती है। बीजेपी को यहां पर मात्र 5 सीटें मिली है। इसी के साथ में और भी कई पंचायतों के इलेक्शन के रिजल्ट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में रहे। दोस्तों अमूमन माना जाता है कि स्थानीय स्तर के चुनाव राज्य में जिसकी सरकार है उसके पक्ष में रहता है, तो कांग्रेस पार्टी ने इस बात को सही साबित किया और ज्यादातर सीटें वो जीत रहे हैं। साथ साथ महाराष्ट्र के इलेक्शन को लेकर रोहित पवार ने एक बड़ा दावा किया है। दोस्तों उन्होंने बताया है कि जो आंकड़े सामने आए हैं उससे काफी ज्यादा लोगों को झटका लगा है। दरअसल दोस्तों महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के आंकड़े और लोकसभा के आंकड़े को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अप्रत्याशित तौर पर बदलाव देखने को मिला है। दरअसल दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर जब 2014 में पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए तब 4 करोड़ 87 लाख लोगों ने वोट डाले। फिर 2014 के असेंबली इलेक्शन में 5 करोड़ 24 लाख लोगों ने वोट डाले, यानी लगभग 47 लाख वोट ज्यादा बढ़ गए। लेकिन 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जिसमें 5 करोड़ 40 लाख वोट पड़े, 2019 के असेंबली इलेक्शन के अंदर 5 करोड़ 51 लाख वोट करे लोगों ने दोस्तों, यानी लगभग 11 लाख वोटों का इजाफा हुआ है। लेकिन 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन असेंबली इलेक्शन में अभूतपूर्व इजाफा देखने को मिला है। 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो जून के आसपास खत्म हुए थे उसमें 5 करोड़ 71 लाख लोगों ने वोट डाला था, जबकि मात्र 4 महीने के बाद जो पार्लियामेंट के इलेक्शन महाराष्ट्र में हुए हैं, नवंबर में हुए हैं, उसमें 6 करोड़ 45 लाख लोगों ने वोट डाला है। दोस्तों यानी 2024 के चुनाव, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में 74 लाख और ज्यादा लोगों ने वोट डाले हैं। सवाल यह है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जो वोट डालने के लिए निकले हैं, क्या यह सच में सही का आंकड़ा है? क्योंकि दोस्तों अमूमन ऐसा होता नहीं है कि 4 महीने के अंदर ही मात्र 74 लाख लोग और ज्यादा वोट डालने के लिए बूथों पर पहुंचे हो। क्या आपको ये एकदम सही लग रहा है दोस्तों? क्या इसके पीछे आपको कोई झोल नहीं नजर आता? क्योंकि रोहित पवार ने कहा कि इस तरीके के आंकड़े चौंकाने वाले हैं और इसी से लोगों के मन में एक शंका होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पूरे मामले पर टैग करते हुए सवाल पूछा गया है। इसी के साथ में उड़ीसा के विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट वाला विवाद खड़ा करती नजर आई है। आपको बता दें कि पार्लियामेंट के अंदर संविधान एक बार डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, दिया गया था सारे सांसदों को, तो फिर उसमें जो प्रियम्बल था उसमें से 3 शब्द हटा दिए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। उसके बाद जोरदार विवाद हुआ था कि आखिर सेकुलर शब्द को पार्लियामेंट के अंदर दिए गए संविधान से क्यों हटा दिया गया है, क्यों सेकुलर शब्द के साथ बीजेपी को तकलीफ हो रही है दोस्तों। इसके बाद उड़ीसा के अंदर भी भाजपा ने उसी तरीके की हरकतें की है। जो संविधान विधायकों को बांटा गया है उसमें भी सेकुलर शब्द हटा दिया गया है। कांग्रेस पार्टी और बीजू जनता दल ने इस तरीके के भाजपा के हथकंडे का जोरदार विरोध किया है दोस्तों। वहीं पर प्रियंका चतुर्वेदी बोली, कहा महाराष्ट्र के इलेक्शन की बात करेंगे तो महाविकास अघाड़ी गठबंधन को जब बैलेट पेपर या पोस्टल बैलेट की गिनती की गई तब 43.1% वोट मिला था, जबकि महायुति को 43.3% के आसपास वोट मिला था। यानी जब पोस्टल बैलेट खोले गए थे तो महाविकास अघाड़ी गठबंधन बीजेपी से मात्र 0.2% पीछे था, यानी बहुत कम वोटों का अंतर था दोस्तों। लेकिन जब ईवीएम खुलता है तब महाविकास अघाड़ी गठबंधन का वोट शेयर 35.1% पर आकर सिमट जाता है, यानी 35.1 पर आकर सिमट जाता है, जबकि महायुति भाजपा का गठबंधन 49.5% तक पहुंच जाता है वोट शेयर उनका। तो सवाल तो जरूर उठेंगे दोस्तों, क्योंकि बार बार पोस्टल बैलेट और ईवीएम के वोटों में अलग तरीके के ट्रेंड क्यों नजर आते हैं। इसीलिए इंडिया अलायंस और तमाम विपक्षी पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी के ईवीएम के सिस्टम पर भरोसा नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को अंबेडकर नगर में पत्रकारों से बात करते हुए यूपी उपचुनाव के परिणाम, संभल की हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करने के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि इस उपचुनाव में आप लोगों ने जो हमें कोचिंग दी है उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद देता हूं। प्रशासन को आगे करके बेईमानी की गई, लाभ लेने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। सुनने में यह आया है कि प्राइवेट कंपनियों पर दबाव बनाकर सिलाई मशीन बंटवाई गई है, स्कूटी तक बंटवाया गया है। साथ दोस्तों उन्होंने कहा है कि सातों की सातों सीट पर समाजवादी पार्टी जीती थी, लेकिन प्रशासन ने सर्टिफिकेट किसी और को दे दिया है। संभल की घटना पर भी उन्होंने कहा है कि जो हुआ है वो अपने आप नहीं हुआ, वो करवाया गया है। अगर पूरा घटनाक्रम आप देखेंगे तो पहले 19 नवंबर को फैसला सुनाया जाता है, फिर पहला सर्वे हो जाता है, फिर दोबारा से सर्वे जानबूझकर करवाया जाता है, उसके बाद ये पूरा विवाद और फिर हिंसा हुआ है। कुल मिलाकर दोस्तों प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने संभल हिंसा में इन्वॉल्वमेंट को लेकर सवाल खड़ा किया है। दोस्तों संभल के अंदर जहां पर एक और जामा मस्जिद में मंदिर खोजने के लिए सर्वे किया जा रहा था, तो एक बार फिर से इसी तरीके का नया विवाद खड़ा किया गया है। राजस्थान के अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह को हिंदू मंदिर बताते हुए याचिका को निचली अदालत ने बुधवार को मंजूरी दे दी है और एक नया फिर से विवाद का पिटारा खोलने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के निवासी हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता ने अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को पूजा स्थल होने की निचली अदालत में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए मंजूरी दे दी गई है, यानी अब अजमेर दरगाह को नोटिस भेजा जाएगा और फिर से इस पूरे विवाद पर रोटियां सेकने की कोशिश की जाएगी। यानी दोस्तों ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर एक सिलसिलेवार तरीके से ये कार्रवाइयां की जा रही है। निचली अदालतों में विवाद के नाम पर याचिका दाखिल की जाती है और उसके बाद निचली अदालतें कैसे काम करती है सबको पता है, और जब याचिका को मंजूरी दे दी गई है दोस्तों तो इससे और ज्यादा विवाद उभर कर सामने आ सकता है। इस पूरे मामले पर जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को यह दिशा निर्देश तय करने चाहिए कि ऐसा कोई भी विवाद से जुड़ा हुआ मामला हो तो पहले हाई कोर्ट में सुना जाएगा, ना कि किसी निचली अदालत में, क्योंकि वहां पर अगर याचिका को मंजूरी दे दी जाती है
है तो फिर एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाता है जो लोग नहीं चाहते हैं। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है लिखकर जरूर बताइएगा। क्या जानबूझकर ऐसे विवादों को उपजाने की कोशिश की जा रही है? हर इलाके में इस तरीके के विवाद होंगे तो फिर जिन लोगों को सांप्रदायिक राजनीति करनी है वे लोग इसका फायदा उठा सकेंगे। संभल का मामला, उसके बाद अजमेर दरगाह का ये मामला बैक टू बैक सामने आने के पीछे जरूर बड़ी साजिश है। दोस्तों इससे पहले मोहन भागवत ने बयान देते हुए कहा था कि हर मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो फिर क्या वो एक झूठा बयान था? इस पर अपनी राय जरूर लिखा बताएगा। साथ साथ ईवीएम पर उठ रहे सवाल के बीच भूपेश बघेल बोले, कहा हम यही तो मांग कर रहे हैं जो वीवीपैट की पर्ची मतदाताओं को मिले उसे वह देखकर मत पेटी में डाले, फिर ईवीएम के वोट और वीवीपैट की पर्ची का मिलान होना चाहिए। इसमें ना तो निर्वाचन आयोग को कोई तकलीफ होनी चाहिए ना ही सुप्रीम कोर्ट को कोई तकलीफ होनी चाहिए। अगर वीवीपैट का इस्तेमाल किया जा रहा है तो पर्ची का मिलान करने में क्या दिक्कत है? सासा बिना ट्रायल हिरासत में कब तक, ये बड़ा सवाल कोर्ट ने पूछा है। दोस्तों ईडी के द्वारा कैश फॉर स्कूल जॉब स्कैम मामले को लेकर ईडी ने पश्चिम बंगाल के मंत्री को गिरफ्तार किया था। अब उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी कार्रवाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कुछ अहम सवाल पूछे हैं और कहा है कि आरोपी को बिना ट्रायल के कब तक हिरासत में रखा जा सकता है, क्योंकि वो 2 साल 4 महीने से जेल में बंद है। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जुड़े इस केस को लेकर कहा है कि अगर ईडी के केसों को सजा का प्रावधान 60-70% होता तो समझ आता, लेकिन सजा की दर बहुत कम है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई और ईडी दोनों को केस को लेकर किए जा रहे डिले को लेकर सवाल खड़े किए और डिटेल में जानकारी मांगी गई है। दोस्तों कुल मिलाकर ईडी और सीबीआई जिस तरीके से आजकल काम करती है, किसी को भी उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता है तो उसके बाद जब ट्रायल पूरा होता है तो कई सारे लोग तो अपराध से मुक्त हो जाते हैं। तो सवाल यह है कि जिन लोगों पर अपराधी नहीं तय हुए उनको जेल में बंद रखकर क्या उनके मानव अधिकारों के साथ अन्याय नहीं है? ये अपने आप में बड़े सवाल है। दोस्तों कोर्ट ने भी पूछा है, जवाब तो ईडी और सीबीआई के पास नहीं है, क्योंकि आजकल ईडी और सीबीआई का काम केवल एक पार्टी के लिए काम करना मात्र रह गया है। सासा महाराष्ट्र में मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल ने अब फिर से अपनी मांगों को लेकर अंतरवाली सरती के अंदर सामूहिक हड़ताल करने का ऐलान किया है। मराठवाड़ा क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मिली जबरदस्त जीत के बाद सवाल यह खड़ा होता है कि क्या मनोज जरांगे पाटिल अपने घर में बैठ जाएंगे, क्योंकि उनको आंदोलन में सपोर्ट जरूर मिल रहा है, लेकिन मराठा समाज के लोग वोट तो अंततोगत्वा जाकर बीजेपी को दे रहे हैं। लेकिन मनोज जरांगे पाटिल ने कहा है कि उनका यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा और सामूहिक भूख हड़ताल होगी। 1 लाख के आसपास लोग एक साथ भूख हड़ताल करेंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पीछे सबसे बड़ी चुनौती यही होने वाली है। इसी के साथ में संभल मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने हिंसा में शामिल लोगों की तस्वीर लगे पोस्टर जारी करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की भरपाई उन्हीं से करने का प्लान बनाया है। इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी सरकार को कथित तौर पर नारे लगाने वाले भाजपा समर्थकों की तस्वीर भी जारी करनी चाहिए। रविवार को संभल में शाही मस्जिद के सर्वेक्षण को लेकर भड़की हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय अदालत ने याचिका के जवाब में सर्वेक्षण का आदेश दिया था, जिसमें दावा किया गया कि मस्जिद का निर्माण एक हिंदू मंदिर को नष्ट करके किया गया था। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चुनाव जीते हैं वो अधिकारियों पर दबाव बनाकर चुनाव जीते गए हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो पोस्टर लगाने की बात चल रही है संभल मामले को लेकर, तो क्या उन भाजपा के समर्थकों की भी तस्वीर लगाई जाएगी जो सर्वेक्षण के दौरान मौजूद थे और नारे लगा रहे थे। साथ दोस्तों बंगाल भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी के केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। बांग्लादेश में हिंदू नेता चिन्मया कृष्ण दास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी को लेकर पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी का बयान सामने। उन्होंने भारत सरकार को बांग्लादेशी नागरिकों को वीजा जारी करना तुरंत बंद करने के लिए कहा है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ऐसा तब तक हो जब तक पड़ोसी देश के अंदर कार्यवाहक सरकार प्रमुख हिंदू नेता चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी को रिहा नहीं करती है। बीजेपी नेताओं ने दास की तत्काल रिहाई की मांग करते हुए पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के उप उच्चायोग से मुलाकात की है। दोस्तों मीडिया से बात करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि यह मांग की है कि दोनों देशों के बीच में आयात और निर्यात की अस्थायी रूप से निलंबित कर देना चाहिए। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लोग बंगाल में जोरदार विरोध कर रहे हैं। उनको सबसे पहले दिल्ली आना चाहिए और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह के गृह मंत्रालय के सामने प्रोटेस्ट करना चाहिए और उसके बाद विदेश मंत्रालय के सामने भी प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वीजा जारी करने का काम भारतीय जनता पार्टी के विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दोस्तों ऐसे में बंगाल में अगर वो विरोध करेंगे तो शायद उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। और वैसे भी बीजेपी के नेता ही अगर भाजपा के खिलाफ जोरदार मोर्चा खोले हुए हैं तो ये अपने आप में एक ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता मुनि रत्ना पर आरोप लगा है कि उन्होंने दलित और वोकालिका समुदाय से आने वाले व्यक्ति को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। इसके बाद बीजेपी के एमएलए पर मामला दर्ज किया गया और कर्नाटक की सरकार ने पहले उनको गिरफ्तार किया, फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऑडियो क्लिप को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। फोरेंसिक जांच में जो रिपोर्ट सामने आई है, एफएसएल की जो रिपोर्ट आई है, उसमें पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता का ही ये ऑडियो है जिसमें बीजेपी का नेता गलत गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहा है दोस्तों, और दलित समाज के व्यक्ति को गाली गलौज भी कर रहा है। अब पूरे मामले पर एफएसएल की रिपोर्ट आ गई है, तो अब आने वाले दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नेता जेल के सलाखों के पीछे लंबा जाने वाला है। SC/ST एक्ट के तहत भी मामले दर्ज किए जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी सिद्धरमैया की सरकार है तो जरूर दूर तक कार्रवाई होने वाली है। साथ साथ एकनाथ शिंदे के बयान से सबकी शंका दूर हो गई है। सीएम पोस्ट को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया है। हालांकि शिंदे ने यह नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कौन नेता मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन उन्होंने कह दिया कि बीजेपी का अगर कोई नेता मुख्यमंत्री बनता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है और शिंदे के पास वैसे भी नंबर नहीं है तो करेंगे क्या। एक ही ऑप्शन बचता है कि अजित पवार को मनाए और इंडिया अलायंस से समर्थन ले ले, लेकिन अजित पवार मानेंगे ये बड़ा सवाल है दोस्तों।
दोस्तों, क्योंकि अजित पवार के ऊपर खुद कई सारे गंभीर मामले चल रहे हैं जो बीजेपी सरकार जांच कर रही है। साथ साथ संभल के बाद अजमेर दरगाह शरीफ को शिव मंदिर बताने वाली याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। देश भर में मस्जिदों को मंदिर बताकर याचिकाएं दायर की जा रही है। ये एक षड्यंत्र के तहत होता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है दोस्तों। जरूर एक पूरी प्लानिंग के तहत ऐसा किया जा रहा है। हर राज्य के अंदर इस तरीके के मुद्दे को उभारने की कोशिश की जा रही है और आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है कि विधानसभा चुनाव इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द हर राज्य में अलग अलग क्षेत्र को लेकर लड़ा जाए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अब ये राजस्थान से भी मामला आया है। साथ साथ दोस्तों, विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब जेडीएस पार्टी अलग अलग खेमों में बढ़ती जा रही है। जेडीएस के नेता एसआर महेश वर्सेस जीटी देवेगौड़ा का पूरा मामला चलने लगा है। एमएलसी संजय गौड़ा ने जेडीएस के ही एमएलए जीटी देवेगौड़ा पर जोरदार निशाना साधा है दोस्तों, यानी कुमारस्वामी के फैमिली मेंबर को लेकर लोगों में जोरदार नाराजगी है। खासकर जेडीएस पार्टी में धीरे धीरे करके जेडीएस पार्टी अलग अलग हिस्सों में बंटने वाली है दोस्तों। आने वाले दिनों के अंदर तीसरी पार्टी कर्नाटक में एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अगर ऐसा होता है, जेडीएस पार्टी खत्म हो जाती है, तो फायदा सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी का होगा। वोकलिगा समुदाय के वोट वापस से कांग्रेस पार्टी के पास आकर मजबूती से जुड़ जाएंगे। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर क्या इसी तरीके का रवैया देखने को मिलेगा दोस्तों। इसी तरीके से आपसी विवाद इस पार्टी में बढ़ने वाला है। कुमारस्वामी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। साथ साथ राहुल गांधी के संभल जाने की सूचना जैसे ही मिली, वैसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस दौड़ी और जगह जगह पर नाकाबंदी और कई जगह पर पुलिस प्रशासन के लोगों को भारी संख्या में लगाया गया दोस्तों। NH9 से लेकर हर जगह पर पुलिस बल तैनात कर दिए गए। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के संभल जाने वाले हैं। कांग्रेस के सांसद ने यह दावा कर दिया था, हालांकि उन्होंने टाइम नहीं बताया कि कब और डेट भी नहीं बताया कि कब कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा है सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद ने कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी को संभल के बारे में सब कुछ पता है और वो लोग किसी भी वक्त संभल आ सकते हैं। और इसीलिए उत्तर प्रदेश की प्रशासन पूरी तरीके से सचेत हो गई है कि दोनों नेता कहीं संभल पहुंच ना जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लॉ एंड ऑर्डर की हकीकत सबके सामने ना आ जाए दोस्तों। इसीलिए प्रशासन के लोगों को रोड पर उतारा गया है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। लेकिन प्रियंका गांधी आज शपथ लेने वाली है, तो हो सकता है कि उसके बाद राहुल गांधी के साथ दोनों मिलकर संभल के लिए रवाना हो जाए। दोनों जाएंगे जरूर, लेकिन कांग्रेस पार्टी डेट और टाइम नहीं बताना चाहती है ताकि बीजेपी के पुलिस प्रशासन के द्वारा ना रोका जा सके। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा। साथ साथ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला है, लेकिन इंडिया गठबंधन की पार्टियों की ओर से साफ शब्दों में कहा गया है कि वो इस इलेक्शन को नहीं मानेंगे। नाना पटोले कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा है कि जनता की भावना है कि हम लोग बैलेट पेपर को लेकर आंदोलन करें और कांग्रेस पार्टी आंदोलन के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी एक बड़ा आंदोलन पूरे महाराष्ट्र में भी करेगी, खासकर बैलेट पेपर को वापस लाने के लिए और ईवीएम को हटाने के लिए। वहीं पश्चिम बंगाल के विधानसभा में बीजेपी की महिला विधायक का माइक बंद होने का आरोप, इसे लेकर बुधवार को विधानसभा में बीजेपी के विधायकों ने जोरदार हंगामा किया है। विधानसभा की कार्रवाई का वॉकआउट भी किया गया है दोस्तों। आरोप है कि बीजेपी विधायक तापसी मंडल का माइक्रोफोन कथित तौर पर बंद किया गया। महिला उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने वॉकआउट किया है। क्या आपको लगता है दोस्तों कि बीजेपी के लोग जो आरोप लगा रहे हैं इसमें कुछ सच्चाई होगी? क्योंकि केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हरकतें देखकर ऐसा लगता नहीं है कि विपक्षी कोई पार्टी बीजेपी के नेताओं के साथ ऐसा करेगी। साथ साथ महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजों में जो सबसे दिलचस्प बात रही है दोस्तों, वो ये कि मराठवाड़ा क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अलायंस को अच्छा खासा समर्थन मिला है। मराठा समाज के लोगों की नाराजगी के बावजूद बीजेपी कैसे मराठवाड़ा में चुनाव जीत गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। 46 सीटों के आंकड़े बीजेपी गठबंधन के पक्ष में रहे हैं, लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि एकनाथ शिंदे को बीजेपी मुख्यमंत्री के पोस्ट से हटाकर किसी और को मुख्यमंत्री बना सकती है। सबसे आगे कोई नाम अगर चल रहा है तो वो देवेंद्र फडणवीस का है। तो ऐसे में ये खबर अगर किसी के लिए सबसे अच्छी है तो वो उद्धव ठाकरे है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को ये बोलने का मौका मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी मराठा समाज के मुख्यमंत्री को आगे नहीं कर रही है। मराठा समाज के नेताओं को जिम्मेदारियां नहीं दी जा रही है। भाजपा अपने नेता को मुख्यमंत्री बना रही है, मराठा समाज को अलग थलग किया गया है। और फिर आने वाले दिनों के अंदर एकनाथ शिंदे से हटकर सारे मराठा वोटर उद्धव ठाकरे की ओर आ सकते हैं। साथ साथ दिल्ली और उत्तराखंड में कोई पॉलिटिकल कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को दिल्ली के कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किया है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर यह बड़ी तैयारी है कांग्रेस पार्टी की। उत्तराखंड के मैंगलोर सीट से जीतकर एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के काजी निजामुद्दीन विधायक बने। इस बार काजी मैंगलोर की वजह से नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली को लेकर चर्चाओं में है। 2002 के उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में वो मैंगलोर सीट से जीते थे। 2007, 17, 24 में भी उन्होंने चुनाव जीता है। ऐसे में कांग्रेस ने उनको अप्रभारी बनाकर दिल्ली में भेजा है। दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। देखते हैं क्या वो अपने संगठन की स्किल का सही इस्तेमाल करके दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में बड़ा योगदान निभा पाएंगे। जो भी जानकारी आएगी दोस्तों आप तक लगातार पहुंचाएंगे। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात करके वायनाड के चुनाव को लेकर जीत की बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। साथ साथ दिल्ली की अदालत ने वक्फ बोर्ड मामले में गिरफ्तार कौसर इमाम सिद्दीकी को जमानत दे दी है। सिद्दीकी पर आरोप है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खां के लिए मिडिल मैन के तौर पर प्रॉपर्टी खरीदी थी। ईडी को बिना ट्रायल के लंबी हिरासत के लिए कोर्ट ने फटकार लगाई है और कहा है कि ऐसा करना कानून के नियम और मानवाधिकार का उल्लंघन है। यानी किसी के ऊपर अगर अपराध साबित भी नहीं हुए तब भी उनको जेल में रखा गया और कहा जा रहा है कि जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक जेल में रखा जाएगा। सवाल यह है दोस्तों कि किसी व्यक्ति को जेल में केवल इसलिए रखना क्योंकि जांच चल रही है, साफ तौर पर उस व्यक्ति के मानवाधिकार का उल्लंघन है, भारत के संविधान के द्वारा दिए गए अधिकारों का उल्लंघन है और ये कहीं भी किसी न्याय
में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि जब जांच चल रही है तब उस व्यक्ति को जेल में कैसे रखा जाए। अमानतुल्लाह खान से जुड़े हुए व्यक्ति को भी इस तरीके से जेल में बंद किया गया है। हालांकि कोर्ट ने फटकार लगाई है, लेकिन ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग जांच कर रहे हैं और आरोप लगने के बाद जबरदस्ती जेल में बंद करके रखा हुआ है। साथ साथ एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी से बार्गेनिंग करने के बाद ये ज्यादा से ज्यादा प्राप्त कर पाए हैं। दरअसल दोस्तों, जिस परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई लड़कर एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ दी, आज उसी परिवारवाद को आगे करते हुए अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद, जय भारत, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत धन्यवाद।